नमस्कार नमस्कार। अपने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय में गुप्त वंश चल रहा था, तो उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज। किसकी चर्चा करेंगे आज हम? गुप्तकालीन समाज। ठीक है भाई, गुप्तकालीन या गुप्त काल के समय में जो समाज था वो उनके जो सामाजिक जीवन था वो कैसे था। ठीक है, गुप्तकालीन समाज जो है एक तरह से अपने परंपरागत आधार पर बात करें तो ये कितने भागों में था? तो कितने भागों में था? 4 भागों में कह सकते हो। फिर परंपरागत आधार पर यह देखते हैं तो वो कितने भागों में था? 4 भागों में। तो 4 वर्णों में ही विभाजित था गुप्तकालीन समाज। 4 वर्ण, वही कौन कौन से? जो है ब्राह्मण। कौन से? ब्राह्मण। दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, और चौथे जो हैं वो कौन से हैं? शूद्र। ये 4 ही वर्ण थे, 4 वर्णों में विभाजित था गुप्तकालीन समाज। अब ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये क्या है? इनका समाज में क्या था? सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मण वर्ग का समाज में क्या था? सर्वोच्च स्थान था। और इनके जो ब्राह्मण वर्ग के जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कौन कौन से माने जाते थे? ये एक तो इनका कार्य था किसका? अध्ययन का। ठीक है, और इनका कार्य अध्यापन का। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, और इनका चौथा जो कार्य वो कौन सा था? दान। ठीक है, ये इनके क्या माने जाते थे? एक तरह से कर्तव्य माने जाते थे। और ये जो दूसरा वर्ग है क्षत्रिय, इस क्षत्रिय का कर्तव्य क्या था? इस क्षत्रिय का कर्तव्य था राष्ट्र की रक्षा करना। क्या कर्तव्य था? राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा करना जो है वो प्रमुखतः किसका कर्तव्य माना जाता था? तो क्षत्रिय का कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, और वैश्य जो है वो किसका कार्य करते थे समाज के अंदर? वैश्य किसका कार्य करते थे? व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते थे। व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते थे कौन? वैश्य जो थे। और इसके बाद में शूद्र तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा। ठीक है, शूद्र तीनों वर्णों की क्या करते थे? यहाँ सेवा। गुप्तकाल के जो है, गुप्तकाल में जो जातियों के विषय में जो व्यवसाय का बंधन वो क्या है? स्थिर होने लगा था। ठीक है, व्यवसाय का बंधन वो क्या है? स्थिर होने लगा था। मतलब जो है, मान लो ये क्षत्रिय जो है वो राष्ट्र की रक्षा करने का कार्य करेगा, तो इसका भी जो आगे वंशज है, ठीक है, वो भी क्या है कि एक तरह से राजा बनेगा, या कोई राजकुमार है वो भी अपने राष्ट्र की क्या करेगा? रक्षा करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, और इनका जो है, इनका वर्णों का जो आधार है, ये चीज ध्यान रखना कि वर्णों का जो आधार है गुप्त काल में वर्णों का आधार वो है, वो कर्म न होकर क्या था? जन्म ही था। ठीक है, जन्म ही था। मतलब व्यवसायिक कार्य स्थिर हैं, फिर भी इनमें वर्णों का आधार क्या है? वो जन्म ही है। एक तरह से अगर हम यहां पर बात करें तो ये है कि मान लो जो ये वैश्य वर्ग है, ठीक है, वैश्य वर्ग जो है व्यापार वाणिज्य करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, दान आदि का कार्य भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य भी कर सकता है। अभी वैश्य जो है वो व्यापारिक वर्ग है एक तरह से, ये अध्ययन अध्यापन का कार्य भी कर सकता है, ये एक तरह से क्षत्रिय की तरह कार्य भी कर सकता है, लेकिन वर्णों का आधार कर्मों पर नहीं है। तो किसके आधार पर है? यहाँ जन्म के आधार पर माना जाता है। ठीक है, स्त्रियों का जो है स्थान भी समाज में क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना गया है। और अब इसमें समाज के अंदर क्या है कि कोई भी अगर धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति वो क्या थी? अनिवार्य थी। ठीक है, गुप्त काल में ये बताया गया है कि धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति जो है वो क्या मानी गई है? अनिवार्य है। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था, पर्दा प्रथा नहीं थी भी। स्त्री शिक्षा थी, पर्दा प्रथा गुप्त काल में नहीं थी। उस समय कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? देखो, पहली बात तो ये देखो, पर्दा प्रथा जो है वो क्या है? नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्री शिक्षा क्या है कि प्रचलन में थी। और 8 प्रकार के विवाहों का क्या है? उल्लेख मिलता है। और इस समय स्वयंवर प्रथा थी। ठीक है, स्वयंवर प्रथा जो है विद्यमान थी। गुप्त काल में कुछ मिश्रित जातियां, ठीक है,
कुछ मिश्रित जातियों के नाम मिलते हैं। मिश्रित जातियां किसमें? गुप्त काल में, जिसमें नाम आता है मूर्धा वशिक्त, ठीक है, मूर्धा वशिक्ति, दूसरी है करण, तीसरी है अंभष्ट, करण, अंभष्ट, और चौथी है पार्श्व। ये सारी की सारी इनको क्या माना गया है? उग्र जातियां माना गया है, ठीक है। मिश्रित जातियां मूर्धावस्थ, करण, अंभष्ट, पार्श्व, इनको क्या माना गया है? उग्र माना गया है। एक और वर्ग बताया गया है इस युग में, जिनका नाम क्या था? कायस्थ वर्ग बताया गया है, ठीक है। इस युग में कौन से गुप्त काल में जो है कौन सा वर्ग बताया गया है? कायस्थ गुप्त युग में एक जो है वर्ग बताया गया है, परंतु बाद में ये क्या है कि कायस्थ एक क्या था? पहले वर्ग था, और बाद में ये क्या है कि जाति के रूप में परिवर्तित, जाति में क्या हो गया था? ये परिवर्तित हो गया। कायस्थ पहले वर्ग है, और बाद में किस में परिवर्तित हो गया? ये जाति में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का जो है आदर्श चित्रण मिलता है, ठीक है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था, ठीक है। अगर पुत्र नहीं है तो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर किसका अधिकार है? पत्नी का जो है प्रथम अधिकार माना गया है, ठीक है। गुप्त काल में इसकी पत्नी का जो है पुत्र के अभाव में पत्नी का संपत्ति पर क्या माना गया है? प्रथम अधिकार माना गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे सबसे बड़ी बात आती है, वो ये है कि इस तरह से यहाँ पर जो 10वीं क्लास में आपके जितना भी गुप्तकालीन समाज दिया हुआ था यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जो गुप्त वंश था वो भी यहाँ क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में जो आपके वंश आता है उस वंश का नाम है कौन सा? वर्धन वंश, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा वंश है इसके बाद में? वर्धन वंश है, वर्धन वंश, वर्धन वंश, ठीक है। या इसका नाम क्या है? पुष्यभूति वंश, ठीक है। या तो नाम क्या आएगा आपके? वर्धन वंश आएगा या पुष्यभूति वंश, ठीक है। ये जो है इनकी जो मान लो एक स्थान है, या जो राजधानी की बात करें तो राजधानी उनका नाम आता है थानेश्वर। हरियाणा के अंदर है थानेश्वर, दिल्ली के निकट थानेश्वर। ये इनकी जो है क्या मानी जाती है? राजधानी मानी जाती है। और ये पुष्यभूति जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। ये क्या है कि शिव के उपासक थे। किसके उपासक माने जाते हैं? शिव के उपासक माने जाते हैं। और इस वंश के अंदर जो है 3 प्रमुख राजा हुए थे। 3 प्रमुख राजा पुष्यभूति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, इसीलिए पुष्यभूति वंश की संज्ञा दी गई है। एक का नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। दूसरा है राज्यवर्धन। कौन सा? राज्यवर्धन। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। ये 3 प्रमुख जो है इस वंश में क्या हुए हैं? शासक हुए हैं, राजा हुए हैं। 3 इस वंश में क्या माने जाते हैं? राजा या शासक माने जाते हैं, ठीक है। इस जो प्रभाकर वर्धन है इसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है क्या नाम है? राज्यवर्धन। ये प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। गद्दी पर कौन बैठा? राज्यवर्धन बैठा। अब राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद में राज्यवर्धन जो है युद्धों में उलझ गया। अब युद्धों में उलझना पड़ा तो जो है बंगाल के गौड़ शासक थे। कहाँ के? बंगाल के गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक संसाक। क्या नाम है? संसाक ने 606 ईस्वी में, कब? 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। 606 ईस्वी में गौड़ शासक संसाक ने राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अब उसका जब वध कर दिया तो उसके बाद में उसका छोटा भाई जो है जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन जो है राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। इसने लगभग 606 से लेकर 647 तक जो है वो क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। इसने लगभग 40 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो ये भी निसंतान था,
ठीक है। और इसके बाद जो है पुष्यभूति वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। जब ये सिंहासन पर बैठा था तो उस समय जो है इसके आसपास के क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया गौड़ राजा जो संसाक है, ठीक है, वो उसके भाई की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, ठीक है। अब हर्षवर्धन की जो है इसकी बहन थी, हर्षवर्धन की बहन, और बहन का नाम आता है राज्यश्री। हर्षवर्धन की जो बहन थी उस बहन का नाम क्या था, राज्यश्री। बहन का नाम क्या था, राज्यश्री, ठीक है। अब ये क्या है कि राज्यश्री के पति की हत्या भी कर दी जाती है। तो ये राज्यश्री जो है ये राज्यश्री किसी अज्ञात स्थान पर चली जाती है, ठीक है। अब हर्षवर्धन जो है अपनी बहन को ढूंढने में लग जाता है, किसको, राज्यश्री को, ठीक है। ये कन्नौज क्षेत्र था, इसका विवाद कहाँ हुआ था, कन्नौज क्षेत्र में हुआ था। तो अब इसको ढूंढ निकालता है और अब हर्षवर्धन क्या करता है कि संसाक के विरुद्ध सेना तैयार करता है। किसके विरुद्ध, गौड़ शासक संसाक के विरुद्ध जो है क्या करता है, अपनी सेना तैयार करता है, ठीक है। अब कामरूप का राजा था, कहाँ का, कामरूप शासक, जिसका नाम था भास्कर वर्मा। कामरूप का राजा था जिसका नाम था भास्कर वर्मा, ठीक है। इस भास्कर वर्मा से संधि कर ली किसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है। किसके विरुद्ध की है, गौड़ राजा संसाक के विरुद्ध संधि कर ली है और इसके विरुद्ध बड़ी सेना भेज दी है। अब क्या हुआ कि इसमें जो है फिर से ये क्या हो जाती हैं, एक तरह से पराजित हो जाती हैं। अब दक्षिण में लगभग 620 ईस्वी में क्या हुआ था, दक्षिण के अंदर जो है हर्षवर्धन ने अपनी सेना भेजी थी। तो दक्षिण में उस समय कौन से वंश का शासन था, चालुक्य वंश, ठीक है। तो चालुक्य राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। इसने नर्मदा के तट से हर्षवर्धन को क्या कर दिया था, पीछे खदेड़ दिया था, ठीक है। 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से जो है हर्षवर्धन को क्या कर दिया, पीछे खदेड़ दिया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में जो है हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत हो गई थी। मतलब इसके साम्राज्य में बात करें तो उत्तर में जो है कहाँ, हिमाच्छादित क्षेत्र, और अगर हम इसमें दक्षिण में बात करें तो कहाँ तक, नर्मदा घाटी तक, ठीक है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र में बात करें, कहाँ पर है पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो गंजाम क्षेत्र तक, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ तक, वल्लभी तक। वल्लभी जो है यहाँ तक इसकी सीमाओं का क्या हो गया था, विस्तार हो गया था, ठीक है। और कन्नौज जो है इसके विशाल साम्राज्य की क्या बनी, दूसरी राजधानी। प्रथम राजधानी तो कौन सी थी, सबकी कौन सी थी, थानेश्वर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये। और अगर द्वितीय राजधानी की बात करें तो वो कौन सी बन गई थी, कन्नौज बन गई थी। प्रथम जो है वो कौन सी थी, थानेश्वर, और द्वितीय इनकी जो है राजधानी बन गई थी, विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। अब हर्ष की जो उपाधि है, हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हर्ष ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये जो है मैंने आपको बता ही दिया, एक तो शिव, और अब इसके साथ साथ शिव के साथ साथ ये किसकी उपासना करने लग गया था, सूर्य की उपासना करने लग गया था, ठीक है। और अब धीरे धीरे जो है ये सभी धर्मों का आदर करने लग गया था, अर्थात अब ये इसका जो है झुकाव कौन सी, बौद्ध धर्म की महायान बौद्ध शाखा की तरफ बढ़ने लगा था। अब इसका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा की तरफ अधिक हो गया था। और वह प्रत्येक 5वें वर्ष ये क्या करता था, प्रत्येक 5वें वर्ष, कौन, हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग में गंगा प्लस यमुना के संगम, ठीक है। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन करता। किसका आयोजन करता,
महोत्सव का आयोजन करता, और यहाँ पर ये क्या करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। ठीक है, दान वगैरह करता था। चीनी यात्री नाम आता है, चीनी यात्री, और चीनी यात्री का नाम क्या है, हवेन सांग। क्या नाम है, हवेन सांग। चीनी यात्री जिसका नाम क्या है, हवेन सांग। ठीक है, ये जो महोत्सव के आयोजन होते थे, इसमें छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। छठे महोत्सव में क्या हुआ था, सम्मिलित हुआ था। ठीक है, चीनी यात्री हवेन सांग इसी तरह के कौन से छठे महोत्सव में क्या हुआ था, सम्मिलित हुआ था। इसी के साथ साथ जो आपका वर्धन वंश है वो भी क्या होता है, यहाँ कंप्लीट होता है। वर्धन वंश कंप्लीट हो चुका है आपका, और आज हमने गुप्तकालीन समाज को भी पढ़ लिया और उसको भी हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।